सबसे पसंदीदा नेता कौन, मायावती या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर जी हैं, उसमें तो संदेह है ही। बन के काम करेंगे या सेवक बन के? मैं सेवक बन के काम करूंगा। देखिए, रिटायरमेंट के बाद आप पर बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारी पार्टियों के ऑफर भी मैंने आपके लिए सुने हैं, पर आज़ाद समाज पार्टी और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर ही भरोसा क्यों? मैं समझता हूं उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है। जी जी। और मैं उनके इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर ही मैंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। जी जी। क्योंकि मैं भी संघर्ष करने का आदी हूँ, मुझे भी संघर्ष करना अच्छा लगता है और सही कारणों के लिए संघर्ष करना अच्छा। आप आज़ाद समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर समीकरण के अनुसार अभी आपकी सोच चेंज हो? नहीं नहीं, सोच नहीं चेंज होगी। हमारा तो फर्म डिटर्मिनेशन है, जहाँ पर चले गए वहाँ चले गए। अब इधर उधर देखने, ये तो मौका परस्तों का काम ही मैंने मन बना लिया था। मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा भी थी कि मैं हाथरस से चुनाव। इस दुनिया में नहीं है भाभी जी, और आप उनका क्या महत्व मानते हैं अपने जीवन? तो आप इस समय काफी भावुक दिखाई दे रहे हैं इस समय मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी और इस वक्त मेरे साथ एक खास शख्सियत पूर्व आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा जी मेरे साथ हैं, जो कि हाथरस सदर जो सुरक्षित विधानसभा है, इसी विधानसभा से इनके चुनाव लड़ने की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर क्षेत्रों में मैंने जाकर जब जाना, जैसे कि हमारी एक यात्रा चल रही है यूपी चुनाव यात्रा 2027, और हम इसमें पूछ रहे हैं कि आखिर कौन बनेगा विधायक, और इसी समय हमने जाना कि आदित्य वर्मा जी का नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में देखने को मिला, और इनसे हम बातचीत करेंगे। पर उससे पहले हम जानेंगे कि हाथरस की जो सुरक्षित की राजनीति है वो कैसे है। सन 2022 में अंजुला सिंह माहौर बीजेपी से विधायक बनी 1,54,000 वोट पाकर। संजीव कुमार बीएसपी से 53,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। यहाँ का राजनीति ट्रेंड में आपको बताऊं तो 2012 में बीएसपी जीती और फिर 17 और 22 में बीजेपी जीती। हाल फिलहाल हाथरस एक सुरक्षित विधानसभा सीट है और आईपीएस पूर्व आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा जी की चर्चा इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा तेज है। सर से हम जानेंगे कि आदित्य प्रकाश वर्मा जी का कैसे पुलिस लाइन में जो एक बड़ा संघर्ष किया और अब एक सामाजिक धरातल पर आकर क्यों इनको सेवा करने की ज़रूरत है। आपने सर, बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला तो मैं यही मन में ख्याल आता है कि आपने वर्षों तक पुलिस सेवा में रहकर कानून व्यवस्था संभाली, अब राजनीति में आने की क्या कुछ जरूरत पड़ी? देखिए, हर व्यवसाय की अलग अलग विशेषताएं होती, हर कार्यक्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं होती। पुलिस की हमारी अलग कार्यक्षेत्र था, उसकी विशेषताएं थी। वहाँ पर हमें जनता की समस्याओं का निवारण, अपराध नियंत्रण और अपराधों का अन्वेषण आदि इन विषयों पर काम करना पड़ता था। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ये है कि हम बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी विशेषता के हम जनता की मदद के लिए हम सड़कों पे भी उतर सकते हैं और संबंधित विभागों में भी हम जा सकते हैं। वहाँ पर हमारा पुलिस की नौकरी में हमारा केवल एक दिशा की तरफ ही कार्य था। यहाँ पर मल्टीफेरियस है, बहुआयामी जो है वो हमारा कार्यक्षेत्र है, उसमें हम जनता की समस्त समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। वहाँ पर तो केवल हम उन्हीं प्रकार की समस्याओं का निवारण कर सकते थे जो पुलिस से संबंधित होती थी या लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित होती थी। जो सम्मान से भरा हुआ आपका रूम है, आपको प्यार सम्मान जो दिया गया है, ये आप कैसे देख पाते हैं? देखिए, ये व्यक्ति के अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, किस प्रकार से उसका समाज में व्यवहार है, किस प्रकार से उसका लोगों के साथ उठना बैठना है, लोगों के साथ उसका नज़रिया क्या है, लोगों के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है और समाज को किस तरीके से भांपता है। तो मैंने अपने पूरी पुलिस की नौकरी में लोगों के साथ मानवीय आधार पे ही मैंने नौकरी की। जनता के चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आया, उसको प्रॉपर सम्मान के साथ बैठाया, उसके प्रॉपर सम्मान के साथ उसकी बात सुनी और उसकी समस्याओं का निवारण किया। साथ ही पुलिस पब्लिक रिलेशंस पे भी मैंने बहुत काम किया और जनता के साथ मैंने जुड़ के काम किया। अब आप इसका उदाहरण यही लगा लीजिए कि ना तो मेरी कभी हाथरस में पोस्टिंग रही है जी। और ना मैं हाथरस का रहने वाला हूँ और ना ही मैं हाथरस में पैदा हुआ हूँ, ना ही मेरे कोई रिलेटिव्स हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हाथरस में जनता का इतना प्रेम मिल रहा है, तो ये व्यक्तिगत व्यवहार के कारण ही है। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति का अपना व्यवहार जो है उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे उसको जनता से सम्मान और समर्पण मिलता है।
आपको जिस तरीके से सम्मान हाथरस में मिला है, ये जो सम्मान से भरा हुआ रूम है, इसको आपने कह सकते हैं कि सीने से लगा कर रखा है। जी बिल्कुल। क्या ऐसे ही आप जनता के वोट का सम्मान करके उनको सीने से लगा के रखेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि एक बार जनता ने वोट दे दिया और उसको हम दोबारा भूल जाएं, या बिल्कुल वोट के समय हाथ पैर जोड़ के जो है वोट ले लें जनता से और उसको भूल जाएं। तो हमारा तो ये है कि जनता वोट देती है तब भी मैं उसका सम्मान करूंगा, नहीं देती तब भी मैं उसका सम्मान करूंगा। मेरे लिए भावनाएं और समाज मेरे लिए प्राथमिकता है, और अगर जनता वोट देती तो कोई बात नहीं है, और नहीं देती तब भी कोई बात नहीं है। सम्मान बराबर। सम्मान मैं जनता का हमेशा करूंगा, हमेशा प्रेम करूंगा, और मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं जनता की सेवा हमेशा करूंगा। जीतूं या हारूं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद आप पर बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारी पार्टियों के ऑफर भी मैंने आपके लिए सुने हैं, पर आज़ाद समाज पार्टी और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर ही भरोसा क्यों? देखिए, माननीय सांसद जी श्री चंद्रशेखर जी, उनका एक अलग व्यक्तित्व है, पूरी भारतीय राजनीति में उनका एक अलग व्यक्तित्व है। वो जुझारू प्रवृत्ति के हैं, संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं, और दलित, पिछड़ों, वंचित, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य जो हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उन सभी का वो ध्यान में रखते हैं, और उनके लिए वो संघर्ष भी करते हैं, और हर छोटी से छोटी बात को वो कैच करके उसके ऊपर संघर्ष करते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में जो है बाबा साहब श्री भीमराव अम्बेडकर जी के अस्थि कलश के उसको हटाने की बात चर्चा में आई थी। तो माननीय सांसद जी वहाँ पर पहुँचे, और पार्टी के समस्त कार्यकर्ता भी थे, हम भी थे वहाँ पे। तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन है, बाकी और कोई नहीं पहुँचा, किसी को कोई मतलब ही नहीं है बाबा साहब की अस्थि कलश से या बाबा साहब के सम्मान से, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। वो तो है। तो इस प्रकार से जो है छोटी छोटी बारीकियों को देखने की आदत है उनमें, और मैं समझता हूँ उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है। और मैं उनके इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर ही मैंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि मैं भी संघर्ष करने का आदी हूँ, मुझे भी संघर्ष करना अच्छा लगता है, और सही कारणों के लिए संघर्ष करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आया पार्टी। सर, अभी देखिए एक सवाल और होता है पॉलिटिक्स में, देखिए समीकरण ऊपर नीचे और बदलते रहते हैं। तो ये आज़ाद समाज पार्टी आपने पिछले दिनों ज्वाइन की है, तो ये आप आज़ाद समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर समीकरण के अनुसार अभी आपकी सोच चेंज होगी? नहीं, सोच नहीं चेंज होगी, हमारा तो फर्म डिटर्मिनेशन है, जहाँ पर चले गए वहाँ चले गए। अब इधर उधर देखने, ये तो मौका परस्तों का काम है। हाँ, हमारी पार्टी जो मौका परस्त नहीं है, हमारी पार्टी एक सीध में चलने वाली पार्टी है। जी, आपको नहीं लगता कि इस समय नए नेतृत्व की जरूरत है बहुजन समाज को? नहीं, समाज को नेतृत्व मिल रहा है, आदरणीय चंद्रशेखर जी के रूप में समाज, बहुजन समाज को एक कुशल नेतृत्व मिल रहा है, और हम सभी लोग उनके सहयोगी हैं, और उनके हर संघर्ष में और हर कार्य में उनके साथ में हैं हम लोग। जी, देखिए चर्चा तो आपकी बहुत तेज है हाथरस में, पर आपने भी अब मन बना लिया है किस चीज़ का? इलेक्शन लड़ने का? नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ने का हमने 2005 से ही मन बना लिया था। हाँ, सॉरी 2020 से। जी। हाँ, तो 2020 से ही मेरा पूरा मन बन गया। आया था कि सर से पूछिएगा जरूर। हाँ, 2020 से ही मैंने मन बना लिया था। मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा भी थी कि मैं हाथरस से चुनाव लड़ूं, पता नहीं क्या उनके दिल में था, तो मैं उनके दिल की इच्छा को पूरी करने आया हूँ, और शोषित, वंचित और जो अन्य समाज है हमारे, अन्य पिछड़े समाज है, सभी के साथ जो है उनके विकास के लिए कार्य करना है, और समाज के सभी वर्ग के लिए विकास का कार्य करना है, और सबको साथ में लेके चलना है, और हमारे लिए सभी के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। देखिए, अगर आपको आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से टिकट मिलता है तो आपका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हमारा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा तो यही है कि जो गांव में अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित समाज है, उनकी मूलभूत सुख सुविधाओं को क्रिएट करना, और वर्तमान समय में जो उनकी उपेक्षा की जा रही है उन उपेक्षाओं को दूर करना, और साथ में ही उनके हर चीज़ का ध्यान रखना, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन सभी विषयों पे उनका ध्यान रखना। देखिए सर, हाथरस की जनता अगर आपको विधायक बनाती है तो आपकी सबसे बड़ी
जो क्या विशेषता समझे कि आपकी ये विशेषताएं हैं और आपको विधायक बनाए? देखिए, मेरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दूंगा, नंबर एक। नंबर दो, 24 घंटे फ़ोन पे अवेलेबल रहूंगा। मेरा फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उठाएगा, मैं ही स्वयं उठाऊंगा। और तीसरा, ये जनता से सीधे संवाद। चौथा है, जो आजकल परंपराओं में है कि जनता को एक बार बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया उसके बाद भूल जाना, ये कतई नहीं होगा। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को मैं अधिकार दूंगा कि मुझसे मेरे समय पे कहीं पे भी आके मिल सकती है, किसी भी समय मिल सकते हैं, किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। 24 घंटे 24/7 मैं जनता के लिए उपलब्ध हूँ। एक बड़ी चर्चा रहती है पॉलिटिक्स में कि विधायक बनने के बाद लोग बदल जाते हैं, पर क्या राजनीति में आने के पीछे सिर्फ चुनाव लड़ना है या आपका कोई बड़ा मिशन है? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना अकेले कोई मिशन नहीं होता है कि चुनाव लड़ना है। मेरा तो ये मिशन है कि मैंने जो अपने सर्विस पीरियड में जनता के कष्टों को देखा, किस प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति जनता को गुमराह करते हैं, जनता के कार्यों को नहीं किया जाता है, जनता को परेशान किया जाता है और जनता को हमेशा इंतज़ार कराया जाता है। इन सब चीज़ों को देख के लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए और जनता जिन सुख सुविधाओं से मरहूम है, जनता जिन सुख सुविधाओं से वंचित है, मैं उन सुख सुविधाओं को दूं। और कोशिश यही रहेगी कि 24/7 उपलब्ध रहूं और जनता को मैं उतना सम्मान दूंगा जितना वो मुझसे अपेक्षा करती है, उससे अधिक अपेक्षा करती है। जिस नेता से आप जुड़े हुए हैं उन नेता का संघर्ष, सांसद चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष, और सांसद चंद्रशेखर आजाद का ऐसा कौन सा काम है जो आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आप आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए? भाई देखिए, मुझे सबसे काम की बात छोड़िए, मुझे उनका व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला व्यक्ति है कि वो एक निर्भीक नेता हैं। निर्भीक नेता हैं और इस प्रकार का नेतृत्व कहीं पे भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा। वर्तमान समय की राजनीति में कहीं पे भी एक निर्भीक नेतृत्व नहीं है कहीं पे कि जनता के लिए खड़े होने वाला नेतृत्व माननीय सांसद जी में ही मुझको दिखाई पड़ता है। और व्यक्तित्व उनका शेरों जैसा व्यक्तित्व है, शेर जैसा व्यक्तित्व है। और मेरी भी आदत संघर्ष करने की है, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ कि नहीं, मुझे इस जगह पे सुकून मिलेगा। जी। हाथरस की जनता के लिए आपका क्या विजन है, और हाथरस को अगर आपको मौका मिलता है तो हाथरस को आप 5 साल बाद कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा विज़न तो पार्टी का ही विज़न है और माननीय सांसद जी का भी विज़न है कि 1 से 12 तक सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क शिक्षा देना। 1 से 12 तक के, यहाँ तक कि उनका कहना है कि मैं चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी निःशुल्क दूंगा। मेरी उनकी जो है, अभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने कि 1 रुपये में MBBS जी, तो 1 रुपया निःशुल्क ही है। और दूसरी चीज़ ये कि चिकित्सा संबंधित हो गया और सभी लोग कल्याण संबंधित हो गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है हमारा उद्देश्य रहेगा, सब इंडस्ट्रीज का विकास, रोजगार। माननीय सांसद जी ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि संविदा कर्मियों को हटाकर नियमित पोस्टिंग की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और वो संविदा पे 10,000 12,000 रुपये में काम कर रहा है, तो उनको नियमित पोस्टिंग मिलेगी तो उनको एक स्थायी उनकी नौकरी होगी, उनका जीवन यापन बहुत अच्छा रहेगा। तो यही सब वो विजन है। जो लोग कहते हैं कि रिटायर्ड अधिकारी, उच्च क्लास यानी 1 क्लास अधिकारी, और आप भी एक 1 क्लास हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देखकर, आपके संघर्ष को देखकर, कि ये जो अधिकारी हैं सिर्फ राजनीति में टिकट के लिए आते हैं। उन्हें आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब ये जो कहते हैं? देखिए, अभी आप देखिए कि अभी तो पूरे हाथरस में कोई भी नेता घूम ही नहीं रहा है अभी, क्योंकि वो टिकट के चक्कर में है। जी बिल्कुल, है ना, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हर नेता टिकट के चक्कर में घूम रहा है कि पहले टिकट मिल जाए फिर हम जनता के पास जाएंगे, तब हम अपनी स्वार्थों की पूर्ति करेंगे जाके। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, हम बिना टिकट के ही हम घूम रहे हैं और जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को भी देख रहे हैं। बहुत से गांवों के प्रवेश द्वार जो है गड़बड़ है,
पानी नालियां भरी हुई हैं, बच्चे प्रवेश नहीं कर पाते, स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। एक जगह गया तो लोग, एक गांव में गया लोग, तो बताते हैं साहब बारिश के समय में तो अगर किसी को कोई बीमारी हो तो हम लोगों को चारपाई पे कंधे पे लाद के ले जाना पड़ता है। आप ये समझिए, हाथरस जैसे ज़िले में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ की विधानसभा में ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग बीमारों को बरसात के समय में चारपाई पे लाद के ले जाते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी लगातार। तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा अपने उसमें। और टिकट की बात की चीज़ें हैं, पहले तो जनता की सेवा है। मैं लगभग अपने हाथरस क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केंद्र का 2-2 बार भ्रमण कर चुका हूँ, और कई जगहों पर तो मैं 6-6, 7-7 बार भी भ्रमण कर चुका हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ, आप आज भी कार्यक्रम आप पे लगे हुए हैं। तो ये है कि हम तो फुल टाइमर हैं। हमारा ये नहीं कि नहीं हमको हाँ कि हमें 10 बज गया अब घर चलना है। हमको 10 बजे अपने गांव में ही आदमी रोक लेगा, हम गांव में ही रुक जाएंगे। हमें तो 2 रोटी खानी वहीं खा लेंगे, सोना है वहीं सो लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि जो लोग आते हैं वो टिकट के चक्कर में पहले आते हैं, वो आज बात भी सही है। आपको कोई भी बंदा अभी नजर नहीं आ रहा कि उसको कि वो लोगों को पूर्व में टिकट मिल चुकी है, हाँ वो भी तक नहीं पहुंच रहे हैं जो पूर्व में भी टिकट मिल चुकी। तो इस प्रकार के स्वार्थी प्रकृति वाले लोग जो है अगर जनता के बीच में जाएंगे, और जनता अगर उनको वोट दे के कतिपय जिता देती है, तो जनता की क्या दुर्गति होगी, जनता को स्वयं कल्पना करनी चाहिए। जी जी, देखिए बहुत बड़ी बात बोली है सर ने। सर मेरे आपसे सिर्फ 2 सवाल और बचे हुए हैं, 2 शानदार सवाल हैं। आपका जीवन संघर्ष क्या रहा, ऐसा कौन सा दौर जिसने आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया? भाई हम तो शुरू से ही संघर्ष करते रहे जी, और नौकरी में भी संघर्ष करते रहे, क्योंकि नौकरी हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड नौकरी करने की आदत रही, तो वहाँ पे भी अधिकारियों को पसंद नहीं रहा। कई जगह पे तो जैसे हमारा एनुअल कैरेक्टर रिमार्क होता है, तो उसको लगातार अच्छा रिमार्क दिया गया। सबसे जो लोएस्ट रिमार्क होता है अच्छा, वो रिमार्क दिया गया, इसलिए कि मैं चाटुकारिता नहीं करता था, या मैं डायरेक्ट बात करता था, या मैं उनके गोरख धंधों में शामिल नहीं होता था। तो वो लगातार 4-5 बार रुके। कई जगह पे मेरे कैरेक्टर रिमार्क को रोक लिया गया परेशान करने के लिए कि मैं उनके पास जाऊंगा कुछ करूंगा। तो मैं सब ये सब चक्कर में नहीं पड़ा। मैं जिसको जो नुकसान करना हो करे, और मैं नुकसान से डरता नहीं हूँ, अभी भी नहीं डरता हूँ। तो ये रहा जो सबसे बड़ा कठिन तो टाइम रहा मेरी पत्नी का देहावसान, ये तो बहुत बड़ा, और उसने मुझे बहुत मजबूती दी। बहुत मिस भी करते हैं। हाँ, तो उसने मुझे बहुत मजबूती दी, और आज मैं जिस स्ट्रांग विल पावर पे बैठा हुआ हूँ ये उसी घटना का परिणाम है। और मेरा शरीर केवल जनता के लिए है, और जनता मौका देगी तो उसको आनंद आएगा कि उसको ऐसा नेता मिला है। और एक नई प्रकार की राजनीति मैं हाथरस में दूंगा, जिससे पूरे भारतवर्ष के नेता जो है यहाँ से शिक्षा लें कि जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। अभी देखिए इस दुनिया में नहीं है भाभी जी, और आप उनका क्या महत्व मानते हैं अपने जीवन में? ये तो आप इस समय काफ़ी भावुक दिखाई दे रहे हैं इस समय मुझे। बहुत एक भावुक हो गए थे सर। मैंने पूछा कि अभी इस दुनिया में नहीं है भाभी जी, और उनका कैसे आप अपने जीवन में महत्व मानते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स होकर इस सवाल का जवाब जानेंगे। देखिए महत्व तो पूरा ही है क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है उसकी प्रगति के लिए। तो उस कमी को मैं महसूस कर रहा हूँ। कोई केयर करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों का जो है विशेष अंतर पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अकेले ही पूरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, अकेले आया हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ। तो इस जगह पे उनकी कमी महसूस होती है। तो ये लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं, या उन्होंने बात की बोला था आपसे? क्योंकि आप बहुत सुख सुविधा वाला जीवन जी सकते हैं आज भी। हाँ अभी भी जी सकते हैं, सरकार मुझको पेंशन दे रही है, ठीक ठाक पेंशन दे रही है, और अपना जीवन में जी सकता हूँ। ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाथरस से चुनाव लड़ूँ, तो मैं उनकी ख्वाहिश भी पूरी करने आया हूँ। बाद में जनता की सेवा तो करनी है, साथ में इसके पीछे उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाथरस से चुनाव लड़ूँ। क्या कारण था मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मुझसे ये कहा करते कि आप हाथरस से चुनाव लड़िएगा रिटायरमेंट के बाद में, तो इसलिए मैं आ गया। जी जी, देखिए आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जनता आपको पूर्व आईपीएस के रूप में याद रखे या भविष्य के जन नेता के रूप में?
देखिए जनता मुझको ना तो आईपीएस के रूप में याद रखे, ना जनता के रूप में, नेता के रूप में याद रखे। जनता मुझको अपने भाई, अपने परिवार का सदस्य के रूप में याद रखे। मैं जनता का यहाँ पे परिवार का सदस्य बनने आया हूँ, मैं नेता नहीं बनने आया हूँ, ना मैं आईपीएस बनने रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जनता का प्रत्येक व्यक्ति मुझे अपने परिवार का सदस्य समझे और हर घर में यथोचित जो है संबंध है, और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जी पारिवारिक सदस्य के रूप में स्वीकार करें, ना कि किसी नेता के रूप में, और मैं भी उनके काम आऊँ, पारिवारिक सदस्य के रूप में काम आऊँ, ना कि किसी नेता के रूप में। जी देखिए, अभी सर 2-3 सवाल हमारे शॉर्ट सवाल हैं, रैपिड फायर करके बोलते हैं इसे, कि आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन, मायावती या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर जी हैं, उसमें तो संदेह है ही नहीं। जी। हाँ, अखिलेश यादव और सीएम योगी में से कौन सबसे अच्छा है आपके साथ? कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट। नो कमेंट। आप नेता बन के काम करेंगे या सेवक बन के? मैं सेवक बन के काम करूँगा, मैं सेवक बन के काम करूँगा और जनता परिवार से जुड़ के काम करूँगा मैं। जी देखिए, एक हमारा सबसे बड़ा सवाल उधर है, एक बार कहेंगे कन्हैया दिखाइए कौन बनेगा विधायक, ये हम पूछते हैं पब्लिक से। पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों बनेंगे विधायक और किस लिए बनना चाहते हैं विधायक? देखिए मैं जनता की सेवा करने आया, जैसा मैंने कहा कि मैं सेवक बन के जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। और दूसरा मेरा उद्देश्य ये है कि जनता को मैं इस प्रकार की सेवा दूं कि भारतवर्ष का प्रत्येक नेता जो है वो यहाँ से प्रेरणा ले कि नहीं, जनता के साथ में मुझे इस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार से जनता को साथ में लेकर चलना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। मैं भी आपको बड़े भाई की तरह बिल्कुल 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 स्वागत है। तो ये इस समय देखिए, बड़े भाई पूर्व आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा जी थे, इन्होंने बहुत सारी बातें की, इनसे हमने इनका विजन जाना। इनका विजन बड़ा क्लियर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी मतलब प्रयास करता है। बहुत धन्यवाद आपका सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहता हूँ कि आप हाथरस विधानसभा से, मैं भी जिला हाथरस का हूँ, विधानसभा मेरी साधवाद है। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से जिस विजन के साथ चल रहे हैं उस विजन को अगले चुनाव में भी रखें। जी बिल्कुल रखा जाएगा इस विजन को। देखिए, आप इस वीडियो को शेयर कर दें और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।